नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी दिलचस्प मिस्ट्री पर आते हैं जो इंटरनेट पर अक्सर एक बड़ी डिबेट का मुद्दा बनी रहती है। आज हम इन स्ट्रक्चर्ड स्लाइड्स के जरिए एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ्स और रीजनल एक्सप्रेशंस के बीच का असल फर्क। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज जो हम जानेंगे वो चीज़ों को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल देगा। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्रिटिक है जो इंटरनेट पर अक्सर उठाया जाता है। सवाल ये होता है कि भाई, अगर हमारे प्राचीन ग्रंथों में, जैसे वेदों में, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान छुपा है, तो उनमें दुनिया भर के जानवरों का जिक्र क्यों नहीं मिलता? मतलब अगर उन्हें सच में सब पता था, तो उन्होंने कभी डायनासोर्स या कैंगरूज के बारे में लिखकर क्यों नहीं बताया? काफी वैलिड सा सवाल लगता है ना? अब यहाँ इस स्लाइड पर एक जियोग्राफिकल बायस बड़ा साफ नजर आता है। एक तरफ देखिए, जो जानवर प्रेजेंट हैं, जैसे गाय, सांप, चूहे, मोर और बाघ, ये सभी भारत यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आसानी से मिल जाते हैं और यही देवी देवताओं की सवारी के रूप में भी दिखते हैं। पर ठीक दूसरी तरफ डायनासोर्स, कैंगरूज या पोलर बेयर्स जैसी प्रजातियां बिल्कुल गायब हैं। आखिर देवी देवता सिर्फ उन्हीं जानवरों की सवारी क्यों करते थे जो भारत में मौजूद थे? क्या इसका ये मतलब निकालें कि ये किस्से सिर्फ लोकल लोगों ने अपने आसपास के हिसाब से बना लिए थे? आइए इस पजल को थोड़ा और डीपली डिकोड करते हैं। इस लॉजिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा, प्रिंसिपल्स और उनके एक्सप्रेशंस, यानी कि एक मूल सिद्धांत और उसको दर्शाने का तरीका। इसे एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। डीएनए के बारे में सोचिए। ये दरअसल एक इनविजिबल प्रिंसिपल है, एक ऐसी कोर नॉलेज जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देती। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा शरीर, जो एक विजिबल एक्सप्रेशन है। असल में डीएनए के अंदर छिपी हुई वही इनविजिबल नॉलेज ही ये डिसाइड करती है कि हमारा फिजिकल शरीर बाहर से कैसा दिखेगा। मतलब बात बिल्कुल साफ है, रियलिटी के दो टियर्स हैं। एक इनविजिबल प्रिंसिपल होता है और उसी पर आधारित एक विजिबल एक्सप्रेशन होता है। इस कॉन्सेप्ट को आर्किटेक्चर के जरिए थोड़ा और आगे ले जाते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स एकदम यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। बिना मैथ के तो एक दीवार भी नहीं बन सकती। अब चाहे इंग्लैंड में एक चर्च बनानी हो या भारत में एक मंदिर, दोनों के पीछे सेम मैथमेटिक्स का ही इस्तेमाल होता है। मैथ किसी देश या बॉर्डर के हिसाब से नहीं बदलती, पर उस मैथ का इस्तेमाल करके जो आखिरी बिल्डिंग बनाई जाती हैं, वो वहाँ के कल्चर और ज्योग्राफी के हिसाब से बिल्कुल अलग दिखती है। तो इन एग्जाम्पल से हमारा कोर टेकअवे क्या निकलता है? टेकअवे यही है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमेशा यूनिवर्सल और टाइमलेस होते हैं। उन पर वक्त या जगह का कोई असर नहीं होता। लेकिन उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी उनको प्रेजेंट करने का तरीका, वो टाइम और ज्योग्राफी के साथ पूरी तरह बदल जाते हैं। तो अगर कोई किसी फंडामेंटल प्रिंसिपल को सिर्फ उसके लोकल एक्सप्रेशन के आधार पर जज करे, तो वो अप्रोच पूरी तरह से गलत होगी। अब यहाँ से चीजें सच में काफी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। आइए इस सेम लॉजिक को, इस यूनिवर्सल फ्रेमवर्क को सीधे सनातन धर्म के एंशिएंट टेक्स्ट पर अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ हमें दो वर्ड समझने होंगे। पहला है श्रुति। श्रुति का सीधा सा मतलब है वो यूनिवर्सल इनविजिबल प्रिंसिपल्स जो अल्टीमेट रियलिटी को बताते हैं। वेद और उपनिषद्स इसी कैटेगरी में आते हैं। यहाँ ईश्वर को फॉर्मलेस यानी बिल्कुल निर्गुणा बताया गया है। ये ठीक पिछले एग्जाम्पल्स के डीएनए या मैथमेटिक्स की तरह है, जो इनविजिबल हैं और एब्सोल्युटली यूनिवर्सल हैं। और दूसरी तरफ वर्ड आता है स्मृति। स्मृति दरअसल वही विजिबल मैनिफेस्टेशन और रीजनल एक्सप्रेशन है जो एक समाज को, शादी विवाह को और पूजा करने के तरीकों को फिजिकली गाइड करती है। हमारे पुराण और इतिहास इसी कैटेगरी में आते हैं। तो हम जो भी देवी देवता देखते हैं, उनके साथ जो भी जानवर देखते हैं, उनकी जो आइकनोग्राफी है, वो सब इसी रीजनल एक्सप्रेशन यानी स्मृति का ही हिस्सा है। इस टेबल को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इस पूरी मिस्ट्री की छाबी है। लेवल 1 पर है हमारा प्रिंसिपल, जो इनविजिबल और यूनिवर्सल है। एवरीडे एनालॉजी में ये मैथमेटिक्स जैसा है, और टेक्स्ट के मामले में ये श्रुति यानी वेदास हैं। फिर लेवल 2 पर है एक्सप्रेशन, जो विजिबल है और रीजनल है। एवरीडे एनालॉजी में ये बिल्डिंग्स हैं, और टेक्स्ट के मामले में ये स्मृति यानी पुराणास हैं। अब देखिए, ये कितना फैसिनेटिंग है कि लोकल ट्रेडिशंस उस यूनिवर्सल फॉर्मलेस श्रुति प्रिंसिपल को अपने हिसाब से कैसे एक्सप्रेस करते हैं। बंगाल के शाक्ता ट्रेडिशन को देखिए, जहां टाइगर्स यानी बाघ बहुत होते हैं, वहां देवी दुर्गा को बाघ की सवारी करते हुए दिखाया गया। मथुरा और वृंदावन में श्री कृष्ण गाय और मोर के साथ दिखते हैं, क्योंकि वो उस जगह की डेयरी और पशुपालन वाली लाइफ का अहम हिस्सा थे। नागा ट्रेडिशन में कॉस्मिक एनर्जी को वहां के नेचर के हिसाब से सांप के रूप में दिखाया गया।
प्रिंसिपल सभी में एक ही निर्गुणा ईश्वर का है, लेकिन उसे दर्शाने का तरीका पूरी तरह वहां की लोकल ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट ने तय किया। इस प्योर डिस्कशन में हमें एंशिएंट टेक्स्ट्स के साइंटिफिक एंगल को भी थोड़ा क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अक्सर इन पर बायोलॉजी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। यहाँ ये बड़ी शानदार कोट लिखी है। एक फिजिसिस्ट जो यूनिवर्सल लॉज की पढ़ाई कर रहा है, वो बैठकर कंगारुअस की गिनतियां कैटलॉगिंग नहीं कर रहा, बल्कि वो उन एटम्स को पढ़ रहा है जिनसे वो कंगारूज बने हैं। ये एनालॉजी बिल्कुल क्लियरली इस बात को एस्टैब्लिश करती है कि हमें वेदों को कोई बायोलॉजिकल इन्वेंट्री या जानवरों के एनसाइक्लोपीडिया की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। उनका जो मेन फोकस है वो इस लेवल पर ऑपरेट ही नहीं करता। असल में वेद अल्टीमेट रियलिटी के लेवल पर ऑपरेट करते हैं। उनका मुख्य फोकस आत्मा, ईश्वर और ब्रह्मन जैसी प्रोफाउंड मेटाफिजिक्स पर है। जरा खुद सोचिए, अगर इन एंशिएंट टेक्स्ट में बताई गई फंडामेंटल रियलिटीज ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो किसी जानवर का कोई फिजिकल वजूद ही नहीं होता जिसे हम बैठकर कैटलॉग कर सकें। वो टेक्स्ट एग्जिस्टेंस के उन लॉज की बात कर रहे हैं जिन पर यह पूरी सृष्टि टिकी हुई है। इस बात को बिल्कुल ब्रिलियंटली प्रूव करने के लिए ये पैरेलल देखिए। एक तरफ प्राचीन वैदिक कॉन्सेप्ट है इंद्रजाल का, जिसका मतलब है कि पूरा ब्रह्मांड एक इंटरकनेक्टेड वेब है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और ठीक दूसरी तरफ मॉडर्न फिजिक्स का अपना कॉन्सेप्ट है क्वांटम एंटेंगलमेंट, जो ये बताता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से इतने क्लोजली जुड़े होते हैं कि एक में चेंज आने पर दूसरा इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। हालांकि हम जानते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में फिजिक्स की मॉडर्न मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं लिखी हैं, लेकिन उनकी फिलॉसफिकल डेप्थ मॉडर्न साइंस के कॉन्सेप्ट से एग्जैक्टली पैरेलल मैच करती है। तो यहाँ का सबसे बड़ा लेसन ये है कि मेथडोलॉजी यानी कि तरीका अलग हो सकता है। मॉडर्न साइंस अपना मैथमेटिकल तरीका यूज करती है और एंशिएंट हिम्स अपना अलग तरीका, लेकिन आखिर में जिस अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ ये दोनों इशारा कर रहे हैं वो एकदम पैरेलल हैं। उनको एक्सप्रेस करने के वर्ड्स अलग जरूर हैं, पर वो कोर यूनिवर्सल प्रिंसिपल कंप्लीटली आइडेंटिकल हैं। इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले एक बड़ा ही दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जिससे सारी पजल एकदम कनेक्ट हो जाएगी। जरा इमेजिन कीजिए एक टोटली हाइपोथेटिकल सिनारियो। अगर यही सेम वैदिक प्रिंसिपल्स यानी श्रुति इंडिया के बजाय किसी डेजर्ट ज्योग्राफी में जैसे कि मिडिल ईस्ट में डेवलप होते तो क्या होता? सिंपल, वहां जो स्मृति बनती उसमें देवी देवता ऊंट यानी कैमल्स की सवारी कर रहे होते। और अगर इन्हीं प्रिंसिपल्स को ऑस्ट्रेलिया में एक्सप्रेस किया गया होता तो 100% देवी देवता कैंगरूज के साथ नजर आते। मूल सिद्धांत वही रहता, बस उसकी स्मृति यानी उसका लोकल एक्सप्रेशन वहां की एनवायरनमेंट के हिसाब से अडैप्ट हो जाता। तो असल में बात क्या है? बात यह है कि प्रॉब्लम उस पुराने फ्रेमवर्क में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे देखने के चश्मे में है, हमारे नजरिए में है। जब हम किसी एकदम यूनिवर्सल प्रिंसिपल को पकड़कर उससे सिर्फ और सिर्फ उसके रीजनल रूप के हिसाब से जज करते हैं, तो हम उन सोर्स टेक्स्ट की आत्मा को पूरी तरह से गलत समझ बैठते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही इलॉजिकल है जैसे किसी बिल्डिंग का डिजाइन देखकर कोई वहां खड़ा होकर मैथमेटिक्स पर ही सवाल उठाने लग जाए। इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल हमारे सामने आता है। अगर सच में यूनिवर्सल सच्चाइयां किसी भी ज्योग्राफी या बॉर्डर से परे हैं, तो आज हम जो कुछ भी विश्वास मानते हैं, जो परंपराएं निभाते हैं, उसमें से कितना हिस्सा एक्चुअल अल्टीमेट ट्रूथ है और कितना हिस्सा सिर्फ एक रीजनल एक्सप्रेशन? इस नए स्ट्रक्चर्ड लेंस के जरिए चीजों को सोचना शुरू कीजिए, काफी कुछ क्लियर होने लगेगा। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।